2023 मत कहना। क्यों भैया, अभी आप ही तो बता रहे हैं हमको। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, IEA, उसको अब बोला जाएगा BSA, BSA 2023, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो UPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं? एक बार थम्स अप करें। आप सबको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, बहुत अच्छे से, विस्तार से। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता की, ये सब जो आपका लागू हुए ना, अगर आपसे कभी भी पूछे इन सब के लागू होने की तिथि क्या है, डेट कौन सी इसमें इनका इनेक्टमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2024 से। तो ये संहिता का नाम कब से पड़ा है? 1 जुलाई 2024 से। फिर हम इसको 2023 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहले तो आप जानते हैं लोकसभा में आपका पेश हुआ था, और उसके बाद दूसरे सदन में, और इसको जो मंजूरी मिली थी आपका, या बोले कि ये आपका पारित हो गया था, तो 25 दिसंबर 2023 को पारित हो गया था। ये कब पारित हुआ था? तो पारित की डेट भी लिख लेना आपका, इसीलिए हम इसको 2023 कह रहे हैं। पारित हुआ था ये आपका 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन लागू होने की तिथि क्या है? वो आपका 1 जुलाई 2024 है। याद रखेंगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? हम सब करके बताएं, बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलेंगे जी, सारे लोग बता पाएंगे। तो 1856 की क्या घटनाएं घटी? तो आप कहेंगे 1856 में पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को, और फिर आपका उसके बाद में 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो 1800 आपका क्या कर दिया गया, उसको क्रांति को ख़त्म करने के लिए। हाँ, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण एक घटना और घटेगी। वो महत्वपूर्ण घटना ये है, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था वो किस शहर में हुआ था? बताओ जरा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 57 की क्रांति का जो अंत हुआ था वो किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। बताएंगे जी सारे लोग। ग्वालियर में। और किस डेट को हुआ था? किस डेट को हुआ था? तो आप सबका आंसर आएगा भैया 20 जून को। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई जी आपका वीरगति को प्राप्त हुई, और 20 जून को ग्वालियर में वहीं पर क्या कर दिया गया, 1857 की क्रांति का अंतिम दिन है वो। लेकिन इस 1857 की क्रांति की घोषणा, यहाँ पर याद रख लेना, अभी हमने आपको एक तारीख बताई थी कि आपका 1857 की क्रांति हुई, तो यहाँ पर एक घोषणा और की गई थी, वो थी शांति घोषणा। ये भी कैनिंग के टाइम पर हुई, ठीक है, एक पीस अनाउंसमेंट हुआ। और वो शांति घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी आपका दोस्त शांति घोषणा 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1858 को। ये बात याद, 1857 की क्रांति के बाद में कैनिंग ने एक शांति घोषणा की थी। ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती है। ओके, इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक? क्या बन गया? IPC बन गया भारतीय न्याय संहिता, CRPC बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारत साक्ष्य अधिनियम, उसको BSA बोल दिया गया। ओके, यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट, अगली बात क्या आती है यहाँ पर आपका? फिर आता है इसके बाद में आपका मेयो। मेयो, मेयो का जो समय रहा 1869 से लेकर के और 1872 तक रहा, 1869 से 1872 तक रहा। इसके बीच में बहुत सारे लोग आए, जैसे हम आपको बताएं, आप कभी ये सोचने लगे कि भैया 1800 वो तो 62 तक था, 62 के बाद में 7 वर्षों में क्या हुआ? तो इसमें 1862 से 63, 1862 से 63 इसमें आया था आपका अर्ल ऑफ एल्गिन। अर्ल ऑफ एल्गिन, इनको इसलिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके समय पे कोई इतने बड़े परिवर्तन नहीं हुए, ये एक्टिंग थे वैसे भी। फिर आया आपका 1863 में एक जिसका नाम है रॉबर्ट नेपियर। क्या नाम था? रॉबर्ट नेपियर, सॉरी, रॉबर्ट नेपियर। फिर आपका 1863 से लेकर के 64 तक आया था डैनिसन, डैनिशन। और 1864 से 1864 से लेकर के आपका 1869 तक रहा था लॉरेंस, लॉरेंस। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसके बीच में रहे और इनके समय पर कोई ऐसी घटना ही नहीं घटी। तो फिर मेयो को किस बात के लिए जाना जाता है जी? मेयो को जाना जाता है भैया आपका भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के लिए। भारतीय 1972 में, 1872 में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1872।
और बाकी हम सब पढ़ते ही हैं जनगणना का इतिहास। अगर हम आपसे पूछें कि अभी जो जनगणना हुई थी 2011 में, अभी जो जनगणना हुई थी 2011 में, वो आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना थी, बताएं जरा, कौन से नंबर की जनगणना थी? सभी लोगों का आंसर आए तब हम आगे बढ़ेंगे कि आपकी कॉमन समझ कितनी है। सबसे पहले आंसर दिया 7, बताइए कौन हमारे साथी थे, ऊपर दिखाओ। बहुत बढ़िया, अननोन, अननोन ने आंसर दिया है, नाम ही अननोन है। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। 1872 में, और याद रखना पहली अनियमित जनगणना, यानी प्रायोगिक थी, प्रयोग के तौर पर थी। भाई करके देखते हैं कितने लोग रह रहे हैं। पहली अनियमित जनगणना, अनियमित इसलिए भी कहा गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं हुई। फर्स्ट इरेगुलर सेंसस, फर्स्ट इरेगुलर में, देखो, तो पहली अनियमित जनगणना किसके टाइम पर हुई? मेयो के टाइम पर हुई। मेयो के बाद में एक आया था आपका 72 से 76 तक, उसका नाम है नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आपका लिटन का, लिटन, लिटन रहा भाई साहब आपका 1876 से 80 तक। ऐसे समझिए ये एक सन की आदमी है। कौन है ये एक सन की आदमी है, ठीक। और इस सन की आदमी ने देश में क्या किया, कितने तरह की रोक इसने लगाई, वो बड़े पढ़ने की चीज़ है। जैसे इसके समय पर क्या हुआ था, अगर हम बात करें इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर, नमक के उत्पादन पर, नमक के उत्पादन पर, उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया, आते ही किया था इसने, स्थापित किया। क्या बोलेंगे? कंट्रोल ऑन, या ऐसे लिख सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन। और गवर्नमेंट इसके द्वारा उसने क्या किया कि जितनी भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासतें थीं, उन सभी देसी रियासतों से उसने क्या कर लिया, जो नमक बनाने का उनका अधिकार था वह उनसे छीन लिया। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें इसने की इसमें, जैसे एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाया। पहली चीज़ तो क्या है, देसी रियासतों के अधिकार खत्म हो गए, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राइट उनसे छीन लिए गए। देसी रियासतों के अधिकार, नमक बनाने के क्या कर दिए गए, अधिकार खत्म कर दिए गए। और नमक पर सब जगह एक समान कर लगाया इन्होंने, एक समान कर, यूनिफॉर्म टैक्स पूरे इंडिया में, सब जगह एक जैसा टैक्स होगा। क्यों, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि जैसे मान के चलिए, आप ऐसे समझिए, जैसे बिहार में, बिहार का हम अच्छा सा उदाहरण एक लेंगे, या जिन राज्यों में आपका शराब बंद है, जहाँ पर शराब का उत्पादन सरकार ने बंद कर रखा है, तो वहाँ पर शराब को अवैध तरीके से बेचा जाता होगा या नहीं, या उन स्टेट्स में आपका लिक्वर अवेलेबल ही नहीं है, आप बताएं। ऐसे ही जब किसी एक जगह पर अगर कर कहीं पर ज़्यादा हो या कर कहीं पर कम हो, टैक्स से भी एग्जाम्पल देख लीजिए, तो जहाँ पर आपका मान के चलिए टैक्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगी, उन चीज़ों की तस्करी होगी, तस्करी होगी कि जहाँ से वो सस्ती उपलब्ध है और वहाँ उन रेट में उपलब्ध करा दी जाए। या वो फिर बहुत महंगी, जहाँ पर उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पर उसको ब्लैक किया जाएगा। चीज़ों की कालाबाजारी ऐसे होती है, चाहे फिर अनाज हो चाहे फिर शराब हो। तो हर दुनिया में हर एक गुड्स की आपका जो काला बाजारी होती है, जो ब्लैक मार्केट होता है, वो ऐसे ही काम करता है। समझ गए? हम सब करके बताएं। हाँ जी भैया, होता है बिल्कुल ऐसे ही। तो या तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी या फिर तस्करी होगी, तस्करी के रूप में ही आती हैं। तो इसलिए नमक पर ये बहुत होता था, इसलिए उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया और एक टैक्स लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे याद रखना 1 जनवरी 1877 को, 77 को प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। प्रथम, प्रथम दिल्ली दरबार। कितने दिल्ली दरबार लगे हैं कुल, कितने साथी बता सकते हैं? प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की, आयोजित हुआ। फर्स्ट दिल्ली दरबार वाज हेल्ड, दिल्ली दरबार, दिल्ली में ही लगता था ये दरबार। वाह, 3 दिल्ली दरबार आपका आयोजित हुए। और इन दिल्ली दरबार में क्या होता था, जो ब्रिटेन का राजा या फिर रानी होती थी, वो भारत में आती थी घूमने के लिए, ठीक है, भारत के लोगों को ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे ऊपर रूल कर रहे हैं। और ये इसके लिए एक चार्टर लेके आए थे इस समय पर, है ना, एक एक्ट लेकर के आए, उसका नाम था आपका
लिखना है यहाँ पर 1876 में, छोटी सी डेट में लिखना 1876 में इसी दिल्ली दरबार के लिए शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम आया था एक, शाही उपाधि अधिनियम को क्या बोलेंगे हम, रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल गया जो विक्टोरिया है वो भारत की साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी तो समझते हैं ना, सम्राट की पत्नी। इसमें क्या बोला गया कि विक्टोरिया, जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया वो भारत की साम्राज्ञी होगी, भारत की, भारत की साम्राज्ञी होगी, भारत की साम्राज्ञी उसको घोषित कर दिया गया। और उसको एक टाइटल और दिया गया, उस टाइटल का नाम है केसर हिंद, केसर हिंद का टाइटल इसको दिया गया। किसको, किसको दिया गया वो टाइटल, वो दिया गया विक्टोरिया को। तो भारत की साम्राज्ञी मतलब कि भैया तुम्हारा जो शासन है, यानी तुम जो जनता हो इस देश की, उसके ऊपर रूल कौन कर रही है। अब ये यहाँ रहती थी क्या, ये यहाँ की जनता की समस्याओं को समझती है क्या। ये तो वो वाली बात हुई कि कोई व्यक्ति जो गांव में नहीं रहता है, गांव के बाहर कहीं शहर में रहता है, और अभी गांव में प्रधानी के चुनाव आएंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे गांव में आकर के एक्टिव हो जाएंगे, आना जाना अपना शुरू कर देंगे, जिनकी लालसा है गांव में प्रधान बनने की, कि मेरा वर्चस्व बना रहे और मेरी जो ताकत है वो दिखती रहे। तो होता है ऐसा, नहीं होता। गांव में रहे भी नहीं है, वो क्या समझे कि गांव की क्या समस्या है, गांव में मजदूर और किसान को क्या समस्या होती है, सही मायने में उसको किस दर्द को झेलना पड़ता है, उससे वो अपरिचित रहते हैं, क्योंकि उनका अर्बनाइजेशन बहुत टाइम पहले हो गया, शहरीकरण हो गया। ऐसी साम्राज्ञी कह रही है कि वो भारत की साम्राज्ञी है, क्योंकि अब तो उनके सारे संसाधन हो चुके हैं। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत कर चुकी है, और जो एक विद्रोह की ज्वाला उठी 1857 में, उसको शांत किया जा चुका था। तो इसके बाद में तो ये जो चाहे करें। 1857 का जब दिल्ली दरबार मिला, तो ये ऐसे समझिए लिटन चापलूसी कर रहा है। लिटन किसकी चापलूसी कर रहा है, जैसे होता नहीं है स्थानीय तौर पर नेता लोग क्या करते हैं, जो बड़े नेता हैं उसके लिए आयोजन करते हैं, और बड़े नेताजी को बुलाया जाता है, और वहाँ पे फिर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है ना। तो भैया ये देखिए हमारे समर्थन में इतने लोग हैं और तुम हमारी अनदेखी मत करना। तो इसीलिए इसने भी दिल्ली में बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की। लेकिन इस समय के दौर को हमको देखना होगा, भारत में जो दौर था ये बड़ा खतरनाक दौर था, 1876 का 78, 1876 से 78 तक का जो दौर है, इसमें पड़ा था भारत में एक ग्रेट फेमाइन, अकाल। इससे पहले अकाल कब पड़ा था, और इस अकाल में क्या हुआ कि लगभग 50 लाख लोगों की डेथ हो गई, 50 लाख लोगों की डेथ हो गई। और इन लोगों की समस्याओं के लिए जो आपका फेमाइन फंड होना चाहिए था, जो अकाल के लिए राहत कोष में जो पैसा होना चाहिए था, वो पैसा यहाँ खर्च होने की बजाय इस देश की जनता जब कुपोषण से मर रही थी, जब हमारे देश की जनता के पास खाने को नहीं था, या बोले किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जब भूखे बिलक बिलक करके मर रहे थे, तब यहाँ पर हमारे देश में एक महारानी का स्वागत हो रहा था, और भारत के बहुत बड़े बड़े उस समय रियासतों के राजा वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें बिल्कुल मतलब नहीं था इस देश की जनता कैसे मर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, इसकी बहुत निंदा की जाती है लिटन की। तो 50 लाख डेथ हो गई, लेकिन इसके बाद में जब जनता ने विरोध किया, तो इसके बाद में इसने यहाँ पर इस अकाल के बाद में एक स्ट्रेची आयोग बनाया था, स्ट्रेची उसका अध्यक्ष था, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची आयोग की स्थापना की, जिसकी रिपोर्ट आई बाद में की, जिसकी रिपोर्ट आई बाद में कि भाई हमको रेल की पटरियां सब जगह बिछानी चाहिए देश में, ताकि कोई राहत एकदम से पहुंचानी है तो सभी जगह तक वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत। तो स्ट्रेची आयोग की स्थापना याद रखेंगे, किसकी वजह से हुई है, ये अकाल की वजह से हुई है, अकाल की वजह से। और स्ट्रेची आयोग की स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेची कमीशन, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर क्या है, अगली बात पे लिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण घटना थी यहाँ पर, वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट, इसी के समय पर वर्नाक्यूलर, वर्ण पारित हुआ, और इसने जबरन पारित कराया इसको। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का अर्थ मैंने प्यारे साथी आपको क्या समझा रखा है, वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, हमारी जो देसी भाषाएं जो देश में बोली जाती, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लगभग किस वर्ष से आप मानते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, तो मैकाले के बाद में ये प्रयास हुए, हम सबको पता होना चाहिए। मैकाले को उस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया।